सत्य के साथ। सारे एक्टर्स के पास पैसा है ऐसा नहीं, कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी और जिनके आखिरी वक्त में जिनके पास कफन दफन के पैसे नहीं हैं, ऐसे भी एक्टर हैं। मुझे नहीं लगता कि अपने एजुकेशन को दांव पे लगाकर आप कुछ और करें, क्योंकि आर्टिस्ट का बेटा था तो मैं खुद कुछ ना कुछ आर्ट से मुताल्लिक ही करना चाहता था, तो मैंने एक्टिंग को चुना। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज हमारे खास मेहमान हैं वो शख्सियत जो सन 1990 से लेकर 1999 तक टेलीविज़न की दुनिया का सुपरस्टार कहा जा सकता है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय टेलीविज़न को एक नया आयाम दिया और आवाज़ के जादूगर के तौर पर ये पहचाने गए। सीरियल टीपू सुल्तान हो या चंद्रकांता, हर सीरियल में इन्होंने अपनी पहचान से उसकी टीआरपी जीरो से लेकर कहां तक पहुंचा दी, ये तो टेलीविजन का इतिहास बता सकता है। लेकिन आज टीवी न्यूज़ वायरस शाहबाज खान के पास पहुंचा है और शाहबाज खान हमारे खास मेहमान हैं। खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सैफी साहब। मैं न्यूज़ वायरस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे यहाँ इस सोफे पे बैठने का मौका मिला और आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। खान साहब, आप वो शख्स हैं जिसे देखने के लिए, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए दर्शक घंटों पहले टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। और जब हम भी बच्चे थे तो जब हैदर अली का जो किरदार आपका था, वो किरदार किस तरीके से आपको मिला और कैसे एंट्री? टीपू सुल्तान का किरदार जो है हैदर अली का, उसके लिए मतलब वो सिलेक्शन चल रहा था। वो एक्सीडेंट हुआ था संजय खान साहब का 87-88 में, आपको याद होगा। बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट था, आग लग गई थी मैसूर में सेट पे। उसके बाद जिसमें 70-80 लोग जल के मर गए थे। फिर उसके बाद फिर वापस से सिलेक्शन जब शुरू हुआ तो ऑडिशंस हुए। अकबर खान साहब से मेरी मुलाकात थी, लेकिन उस वजह से मुझे रोल नहीं मिला। ऑडिशन हुआ और करीब 600 ऑडिशन हुए। हैदर अली का रोल बड़ा मकबूल रोल माना जाता है। उस वक्त के दो ही रोल बड़े बड़े क्या कहते हैं पॉपुलर हुए थे, एक तो भीष्म पितामह और दूसरा हैदर अली, क्योंकि खान सेम टाइम महाभारत और टीपू सुल्तान आए थे। और फिर मेरा जब ऑडिशन हुआ, सब लोगों ने खान साहब ने, अकबर भाई ने, सब ने सेलेक्ट किया मुझे और मुझे वो रोल मिला। और उस रोल की ख़ास बात ये थी कि 17 साल से लेके वो रोल 65 साल के बूढ़े तक का था। उसके हैदर अली के किरदार के बाद में आपने जो एक नई पहचान बनाई थी चंद्रकांता से, हाँ। और उसके बाद में एक के बाद एक आप सन 90 से लेकर 99 तक टेलीविज़न के क्या दर्शक हो गए, आम जनता के सुपरस्टार कहे जाते थे और आवाज़ के जादूगर के तौर पर आपकी एक पहचान है। तो इस पहचान को कैसे ये सिलसिला हैदर अली से बढ़ के चंद्रकांता तक पहुंचा और कौन कौन से सीरियल आपने एक माइलस्टोन के तौर पर स्थापित किए? बहुत सारे शोज़ किए। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतना मुझे पसंद किया गया। इतने साल हो गए, आज तकरीबन 32-33 साल हो गए मुझे फिल्म लाइन में एक्टिंग करते हुए। और टीपू सुल्तान के बाद फिर इमेज मेरी ऐसी बन गई थी कि ये तो ये राजे महाराजे के रोल करेगा, दाढ़ी वाला और ये ऐसे। तो मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा रोल मिले जिसमें, तो मुझे रोमांटिक लीड मिला जिस चंद्रकांता में। एक लव स्टोरी थी चंद्रकांता और कुंवर वीरेंद्र विक्रम की। वो लव स्टोरी में मैंने वहाँ किया। फिर ग्रेट मराठा, फिर संजय खान साहब के साथ फिर एक किया जिसमें महादजी शिंदे के ऊपर था। बड़ा मकबूल सीरियल था, वो बहुत पॉपुलर था। फिर उसके बाद बहुत सारे शोज़ मैंने किए। युग, बेताल 25, जो इंडियन वर्जन ऑफ फैंटम कॉमिक्स होती थी, फैंटम आपको याद होगा, जिसमें वो किया। फिर महाराणा प्रताप किया। बहुत सारी टेलीविज़न बहुत किया। और फिल्मों में मैं विलन करता था, क्योंकि शुरू में एज अ हीरो में मेरी 4-5 फिल्में आई, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाई। तो मुझे विलन के रोल्स मिलने लगे, तो मैंने विलन फिल्मों में करता था और टेलीविज़न में मैं हीरो के रोल्स करता था। अच्छा, जब आप फिल्मों में विलन का किरदार निभाते हैं, विलन होते हैं,
तो वास्तविक जीवन में जब आप सोसाइटी में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, तो वो विलन वाली जो इमेज है, कहीं उससे रिलेटेड कोई हादसा हो? नहीं, ऐसा कुछ होता तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे डर के भाग जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो है ना, एक इमेज बड़ा, कि एक्टर का जो इमेज है वो उसके साथ ज़िंदगी भर चलता है। तो कुछ हद तक ऐसा होता है कि लोग मुझसे कुछ लोग होते हैं, कुछ फैंस होते हैं जो बदतमीजी करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, मुझसे ऐसा कुछ करने को कतराते हैं, बोले यार ये पता नहीं मारेगा। आपके साथ कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि सोसाइटी में नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी रूप में कोई हादसा आपके साथ आया हो जिसे आप भूल ना पाए? हादसे तो बहुत हुए हैं, अभी फिलहाल तो मुझे कोई हादसा ऐसा याद आ नहीं रहा है। और जिंदगी खुद एक हादसा है, हर रोज कोई ना कोई हादसा होता है। तो मुझे ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो, माफ कीजिएगा, याद नहीं आ रहा है, लेकिन एज एन एक्टर हर रोज जो मैंने गुजारा है, क्योंकि मेरे वालिद बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे, पद्म भूषण थे, उस्ताद अमीर खान साहब। फिल्मों में क्लासिकल म्यूजिक उन्होंने शुरू किया नौशाद साहब के साथ, बैजू बावरा और जनक जनक पायल बाजे, गूंज उठी शहनाई, इस सब में बाबा ने प्लेबैक किया। बहुत बड़ा नाम था। तो उनका एक्सीडेंट हो गया, 74 में उनका इंतकाल हो गया था। तो मम्मी ने कहा कि तुम सिंगर मत बनना, क्योंकि अब वालिद साहब नहीं रहे हैं, तो कुछ और करो। क्योंकि आर्टिस्ट का बेटा था, तो मैं खुद कुछ ना कुछ आर्ट से मुताल्लिक ही करना चाहता था। तो मैंने एक्टिंग को चुना, क्योंकि वो हकीकत ये है कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में, हर इंसान जो बड़ा होता है तो इतना ज़्यादा बॉलीवुड से या फिल्मों से मुतासिर होता है कि हर आदमी एक्टर बनना चाहता है, हर आदमी या हर लड़की हीरोइन बनना चाहती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जाके सब लोग अपना अपना रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे मौका मिल गया। आपका ताल्लुक एक संगीत घराने से है और एक ऐसे शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इंदौर से, मध्य प्रदेश से, जहाँ से फ़िल्मों में, सीरियल्स में पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है। मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि बॉम्बे जैसा माहौल हो और किसी भी कलाकार को एक वो ऊँचाई मिल सके जो आपको मिली। तो इंदौर से लेके बॉम्बे तक के सफ़र में क्या-क्या दिक्कतें आईं और किसी भी नए कलाकार को क्या-क्या सामना करना पड़ा? नहीं, मैं इंदौर में हूँ ज़रूर, इंदौर से, हमारा घराना इंदौर का है, बाबा इंदौर से थे। और लेकिन मैं इंदौर में रहा नहीं। जैसे इंदौर के बहुत सारे कलाकार हैं, सलमान खान इंदौर के हैं, वो भी पैदाइश उनकी इंदौर की है। और लेकिन हम लोग इंदौर में रहे नहीं ज़्यादा। तो मैं महाराष्ट्र में, मैं ज़्यादातर मेरी परवरिश वगैरह, एजुकेशन सारा महाराष्ट्र में ही हुआ, क्योंकि बाबा के इंतकाल के बाद। और फिर मुंबई आ गए। तो मुंबई तो एक ऐसी नगरी है कि वहाँ अगर आप सही लगन हो, सच्ची लगन सच्ची हो, तो फिर मंजिल मिल ही जाती है। आपकी दमदार आवाज़, आपको कभी लगा कि आपको इसी आवाज़ की वजह से आपका कैरियर परवान चढ़ा और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे आपने कभी अपने मन में कोई विचार लाया? नहीं, मुझे वॉइस ओवर का, मैंने आज तक, आपको यकीन नहीं आएगा कि मुझे वॉइस ओवर का आज तक कभी ना मैंने काम किया है, क्योंकि वो लोग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक अलग ब्रीड है, वो लोग एक्टर्स को वॉइस ओवर में नहीं लेते हैं, अब लेना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। तो मैंने ऐसा वॉइस ओवर आर्टिस्ट कभी नहीं किया, लेकिन एज एन एक्टर अपने ही किरदारों को मैंने कन्नड़ में खुद की डबिंग की है। अभी मैंने एक गढ़वाली पिक्चर की है यहीं की, जिसमें गढ़वाली ज़बान बोले हैं। मैं हूँ, किरण कुमार है उसमें। दो दोस्तों की कहानी है, आपनों घर आपनों गाँव। तो ये फिल्म अभी उसका ट्रेलर रिलीज़ भी हुआ था, मार्च तक रिलीज़ हो जाएगी। बहुत अच्छी फिल्म है, और उसमें गढ़वाली ज़बान में हम लोगों ने बात की है और डबिंग भी गढ़वाली में की। तो एक बहुत मज़ेदार पिक्चर है वो, अब मार्च में आ जाएगी। और इस बात की बहुत खुशी है, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी साहब, उन्होंने
इतने फैसिलिटीज़ दी हैं अब शूटिंग के लिए, मतलब सिंगल विंडो अप्रूवल्स दिए हैं और सब्सिडी के भी बहुत सारे रास्ते खोले हैं। और मैं समझता हूँ कि ये फिल्म जो है आपड़ों घर आपड़ों गाँव, इसके बाद मेरे ख्याल से जिस तरह से तेलुगु इंडस्ट्री है या तमिल इंडस्ट्री है या भोजपुरी इंडस्ट्री है या और भी कन्नड़ इंडस्ट्री है, उसी तरह गढ़वाली इंडस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। आप यहाँ फिल्म मिस्ट्री विला के सिलसिले में आए हुए हैं और जैकी पटेल के साथ आप जो फिल्म कर रहे हैं, तो पूरा उत्तराखंड आपको देखने को मिला, उत्तराखंड का माहौल देखने में। अभी आपने चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी की सिंगल विंडो स्कीम का जिक्र किया, तो उत्तराखंड फिल्मों के नज़रिए से और चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के प्रयास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पुष्कर सिंह धामी जी का ख़ास तौर से बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनकी जो सोच है उसको मैं सलाम करता हूँ कि जिस तरह से वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को यहाँ पर उत्तराखंड में प्रमोट करना चाह रहे हैं और जिस तरह यहाँ फिल्मों की शूटिंग का प्रोत्साहन कर रहे हैं और फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और सब्सिडी शुरू की है। मुझे लगता है कि एक तो फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर यहाँ बननी शुरू हो जाए तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट बहुत होता है और कल्चरली आप अपने कल्चर को प्रमोशन वो बहुत ज़्यादा होता है और टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो फिल्मों से जो है ये मेरे ख्याल से ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब की सोच बहुत आला दर्जे की कि उन्होंने ये सोचा कि भाई अब फिल्म इंडस्ट्री को जो है यहाँ पर भी प्रमोट किया जाए और गढ़वाली इंडस्ट्री एक बन जाएगी। अच्छा, मैं आपसे उन बच्चों के लिए एक राय और एक सुझाव जानना चाहता हूँ जो बच्चे फिल्मी दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना कैरियर बनाने के लिए अपने घर वालों से बगावत कर देते हैं और रोज़ाना हज़ारों लाखों लोग बॉम्बे जाते हैं। तो ये सपनों की दुनिया, क्या सपनों की ही दुनिया है या लोग अननेसेसरी अपना जीवन इसमें बर्बाद करने की तरफ आगे बढ़ते? नहीं, ये तरीका नहीं होता है कि लड़ झगड़ के कोई एक्टर नहीं बनता। आजकल तो एक्टिंग का एक बहुत बड़ा एक साधना है, उसको सीखना पड़ेगा, आपको एक्टिंग कोर्स करना पड़ेगा। बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, कंपटीशन बहुत टफ है और काम मिलना मुंबई में इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप जब तक अपने आप को इस तरह से तैयार नहीं करेंगे, मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि आप बम्बई आकर अपना टाइम वेस्ट करें, अपना पैसा ज़ाया करें और वक्त ज़ाया करें। आप पहले ख़ुद को तैयार करें, आप एक्टिंग सीखें, NSD में जाएं या थिएटर करें या जो भी है वो करके जब आपको लगे कि आप कैमरा फेस कर सकते हैं तभी आपको करना चाहिए। मैं आपसे एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से फिल्मी दुनिया में ये दिखाई देता है कि तरक्की है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, तो ये सिर्फ दिखाई देता है या इसका सफ़र बहुत मुश्किल होता है? नहीं, देखिए, पैसा, दौलत, शोहरत ये तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के पास इतना पैसा है कि भाई सब थोड़ी इतने हो जाते हैं। हर किसी के शुरू के ऊपर के टॉप मुश्किल से 10 या 15 लोग होंगे या 20 लोग होंगे जिनके पास अपार सफलता है और जिनके पास बेशुमार पैसा है। सारे एक्टर्स के पास पैसा ऐसा नहीं, कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी और जिनके आखिरी वक्त में जिनके पास कफन दफन के पैसे नहीं हो, ऐसे भी एक्टर हैं। तो वो ऊपर के 20 एक्टरों को देखकर अगर आप ये समझेंगे कि नहीं भाई फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत पैसा है, ये ऐसा नहीं। ये सब ख्याली पुलाव है लोगों के, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त है और नसीब का खेल है। अगर आपकी किस्मत ने, आपकी हुनर के साथ साथ अगर आपकी किस्मत ने आपका साथ दे दिया तो बन सकते हैं, वरना
खान साहब, बच्चों के लिए जी। तालीम कितना ज़रूरी है? आप क्या मानते हैं कि आम तौर पे ज़्यादातर बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा से, स्कूल से अलग हो जाते हैं, हायर एजुकेशन तक नहीं पहुँच, तो तालीम और स्किल इंडिया किसी भी आम बच्चे की ज़िंदगी में कितना मायने रखता है, और हमारे दर्शकों को तालीम की अहमियत बताना चाहिए? नहीं, तालीम तो बहुत ज़रूरी है। तालीम के बाद तालीम से ही आपको पता चलता है कि आप किस चीज़ में आपको स्किल है, और उसके बाद आप अपना स्किल जो है वो होन कर सकते हैं। लेकिन तालीम तो बहुत ज़रूरी है। एक मतलब एजुकेशन आपको ज़िंदगी जीने का एक तरीक़ा सिखाता है, एक सोचने का तरीक़ा सिखाता है, उठने बैठने का सलीक़ा सिखाता है। और मुझे नहीं लगता कि अपने एजुकेशन को दांव पे लगाकर आप कुछ और करें, या स्किल इंडिया के भी मैं फेवर में हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप मैट्रिक पास हो गए तो आप कुछ भी कर लो, या कुछ अपना जो कुछ अगर आपको कोई बनाना है, कुछ ये इस तरह का टेक्निकल डिप्लोमा ये सब ये हो। हर चीज़ में एजुकेशन में, जहाँ तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं एजुकेशन को इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानता हूँ। एजुकेशन ही है जो आपकी ज़िंदगी में ठहराव लाता है। एजुकेशन ही है जो आपको आज आप शाहरुख खान की इंटरव्यूज़ देखिए, बहुत बड़े एक्टर हैं वो, बहुत कामयाब एक्टर हैं, यू नो, लेकिन उसके साथ साथ उनकी बातचीत देखिए, उनका बोलने का तरीका देखिए, वो किस तरह की बात करते हैं वो देखिए, वो एजुकेशन से आता है। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें, जिससे कि हिंदुस्तान मजबूत हो, हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत हो, और हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र के तौर पे स्थापित हो। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हिंदुस्तान सबका है, जितना आपका है उतना ही मेरा भी है, और हर नागरिक का एक फर्ज होता है कि अपने देश के प्रति अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको निभाए, और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, और सद्भावना से रहे, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहालत से दूर रहे, इंक्लूसिविटी बहुत ज़रूरी है, टॉलरेंस एक दूसरे के साथ, जब तक नहीं तो ये दुनिया बहुत ख़त्म हो जाएगी। ये हमको जो दिखता है कि भाई हाँ ये बड़ा है और वो छोटा है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। चलेगा क्या? ये चलेगा एकता, अखंडता। ये चीज़ हमारे देश को भी आगे ले जाएगी और दुनिया को भी आगे ले जाएगी। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि नेचर इतना चेंज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये है वो है, दुनिया के हालात इतने ख़राब हो रहे हैं, हर जगह मसले मसाइल चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें गालिब का शेर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि कदो गेसू में कोहकन की आजमाइश है, जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश है। नहीं कुछ सुब्बो जिन्नार के फांदे में गहराई, नहीं कुछ सुब्बो जिन्नार के फांदे में गहराई। मतलब वो जो पहनते हैं ना जनेब और तस्बीह, इसके फंदे में गहराई नहीं है, वफादारी में शेख और बरहमन की आजमाइश है। अगर शेख और ब्राह्मण एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे, दोस्त रहेंगे, तब जाके बात बनती है। माशाल्लाह। ये गालिब ने कब बोला था और ये आज हकीकत है। खान साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सैफी साहब। तो ये थे शाहबाज खान, टेलीविज़न की दुनिया के वो स्टार जिन्हें टेलीविज़न के दर्शक कभी भुला नहीं सकते।
खान साहब ने पढ़ाई की अहमियत भी बताई और सांप्रदायिक सौहार्द की अहमियत के साथ साथ ये बताया कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश को मजबूत करे, देश की तरक्की में अपना योगदान दे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सबसे ऊपर है, उसी के बाद में कोई भी चीज़ मायने रखती है। सबसे पहले हम इंसान हैं। शहबाज खान ने अपने संदेश में सीधे तौर पर बताया कि पढ़ाई के बिना हर बच्चा अधूरा है। पढ़ाई में अव्वल होगा, पढ़ाई में मेहनत करेगा तो देश भी मजबूत होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री के प्रति किए जा रहे प्रयासों को जिस तरीके से शहबाज खान ने अपनी प्रशंसा के शब्दों से नवाजा है, वो वाकई काबिल तारीफ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सत्य के साथ